नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के खिलाफ 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने लिखा ओपन लेटर। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार ने भरा नामांकन पर्चा। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। 2019 के मुकाबले 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों के जातियों का क्या है समीकरण। तीसरे चरण में देश की 94 सीटों पर वोटिंग आज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार ने नामांकन पर्चा भरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रभारी और मंत्री गोपाल राय मौजूद थे। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर कन्हैया का मुकाबला 2 बार के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है। लोकसभा 24 के तहत दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। राहुल गांधी के खिलाफ 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने लिखा ओपन लेटर। देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और प्रोफेसरों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला पत्र लिखा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वाइस चांसलरों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े होने के कारण की जाती है। राहुल गांधी के इस बयान पर विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों और प्रोफेसरों ने खुला पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया है और इससे राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से बड़े पैमाने पर हमें बदनाम किया गया है। तेजस्वी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी को जमकर घेरा है। सोमवार को एक्स पर तेजस्वी ने लिखा कि बचपन से सुनते आए हैं कि समाज के बड़े बुजुर्ग ज्ञान, ध्यान और काम की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ 74 वर्षीय प्रधानमंत्री बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नौकरी, रोजगार, शिक्षा को लेकर सवाल उठाया और अपनी चुनावी सभाओं का हवाला देकर कहा कि हम नई पीढ़ी के लोग केवल नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और विकास की सकारात्मक बातें ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी विभाजनकारी, बैर एवं नफरत को बढ़ावा देने वाली नकारात्मक बातें ही कर रहे हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में अपनी पारंपरिक 2 सीटों अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है और इसी के साथ अपने 2 दिग्गज नेताओं को इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी के लिए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली के लिए चुनावी कमान संभालने का आदेश दिया गया है। दोनों को ऑब्जर्वर नियुक्त करते हुए इसके लिए नोटिफिकेशन सोमवार 6 मई को जारी किया गया है। पीएम को बुजुर्ग कहने पर जदयू सांसद ने तेजस्वी को दिया करारा जवाब। राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी के द्वारा पीएम मोदी को बुजुर्ग कहने पर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी सुबह से कितना मीटिंग कर रहे हैं, शाम में रोड शो कर रहे हैं और जो उनको बुजुर्ग कह रहे हैं वो मंच में ही बीच में लड़खड़ा जा रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव की अररिया में चुनावी सभा संबोधित करने के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी, तो वहीं राजद का कहना है कि इस बार फिर से एनडीए का सफाया हो जाएगा, जिसको लेकर संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि राजद वालों को 2010 का रिजल्ट याद है ना, कौन गायब हो गया था। संजय झा ने कहा कि तब राजद को नीतीश कुमार और जदयू ने ऑक्सीजन दिया था। चुनाव के बीच सपा ने किया नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बदल दिया है। पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को हटाकर श्याम लाल पाल को सपा की यूपी इकाई का नया अध्यक्ष बनाया है। सपा द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि श्याम लाल पाल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताया गया कि नरेश उत्तम पटेल के लोकसभा चुनाव में उतरने के चलते श्याम लाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2019 के मुकाबले 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों के जातियों का क्या है समीकरण। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मुकाबले 2024 ज्यादा से ज्यादा जातियों को साधने की कोशिश की है।
साल 2019 में जहां बीजेपी ने 17 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया था, वहीं इस बार ये संख्या कम होकर 16 रह गई है। इसी तरह पिछली बार 14 ठाकुर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार 13 प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीजेपी ने इस बार 6 कुर्मी, 6 पासी प्रत्याशी, 4 लोधी प्रत्याशी, 3 जाट, 3 निषाद को टिकट दिया है, जबकि पिछली बार 7 कुर्मी, 3 लोधी और 4 जाट उम्मीदवार उतारे गए थे। सैनी, कुशवाहा, साक्य, खटीक, सोनकर समाज से 3-3 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिनकी संख्या पिछली बार 4-4 प्रत्याशी थे। 2019 के चुनाव में बनिया और गुज्जर जाति से किसी को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार इनमें से 2 बनिया और 2 गुज्जर और 2 जाटव को टिकट दिया गया है। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ने 2 जाटव उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा ने भूमियार, पंजाबी, कश्यप, बनिया, यादव, पारसी, तेली, धानुक, धनगर, वाल्मीकि, गोंड और कोड़ी समाज से एक-एक उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची में इनकी हिस्सेदारी कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर भाजपा प्रभार के केएल शर्मा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रविवार देर रात कांग्रेस दफ्तर पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं अब इस पर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने भी भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा, ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। हम इस तरह की घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं। मैं असम में भी रहा हूं, वहां की स्थितियां तो और खराब थी, लेकिन अमेठी में चलने वाला नहीं है। इस तरह की घटना से उनका ही नुकसान होने वाला है। झारखंड में ईडी की कड़ी कार्रवाई, मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से मिला नोटों का अंबार। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईडी ने सोमवार 6 मई को रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई। बता दें कि वीरेंद्र राम अभी भी जेल में बंद हैं। ईडी की टीम ने फरवरी 2023 में वीरेंद्र राम के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी उसी मामले की जांच का विस्तार है। पहली बार बिहार में रोड शो करने जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहली बार 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होगा और फिर डाक बंगला चौराहा होते हुए कदम कुआं रोड शो में समाप्त होगा। बीजेपी ने इस रोड शो की तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं पीएमओ ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद अगले दिन यानी 13 मई को बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर, वैशाली के मोतीपुर और सारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में देश की 94 सीटों पर वोटिंग आज। थर्ड फेज में बिहार की 5 सीटों पर 7 मई मंगलवार यानी आज वोटिंग होनी है। आज देश भर की 94 लोकसभा सीटों के साथ बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। बिहार में तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया के कुल 54 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के बीच राजद को लगा एक और बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी के प्रदेश महासचिव फारूक रजा उर्फ डब्बू आरजेडी से इस्तीफा देकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। ओवैसी ने पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती और एनडीए के उम्मीदवार राम कृपाल यादव के खिलाफ फारूक रजा उर्फ डब्बू को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर पीएम मोदी का बयान, एक पाई भी किसी को खाने नहीं दूंगा। पीएम मोदी ने सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले करोड़ों रुपयों का जिक्र करते हुए ओडिशा के नवरंगपुर में इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप यहां से घर जाओगे तो टीवी पर देखना, पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। लोगों को चोरी किया माल मोदी पकड़ रहा है, इसलिए ये लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक पाई भी किसी को खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे जेल में होंगे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगवानी पुल गिरने के मामले में काफी गड़बड़ी हुई है।
उसमें दोषी लोगों को तेजस्वी यादव ने बचाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बहुत गड़बड़ की गई है, उसकी जांच करवाएंगे। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री आज जेल में हैं, वही हश्र तेजस्वी यादव का भी होगा। कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन के डीएनए में रामद्रोह, सीएम योगी का बयान। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन के डीएनए में रामद्रोह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो जितना राम विरोधी होगा वह उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। योगी ने कहा कि कांग्रेस का यह आचरण लगातार राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश दुनिया के अंदर भारत को अपमानित कराया है। लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार की तबीयत बिगड़ी। महाराष्ट्र के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं। बारामती, बीड, सतारा समेत महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर वह दिन रात प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी सेहत खराब हो गई है। इसके चलते डॉक्टरों ने सीनियर पवार को आराम करने की सलाह दी है। इसकी वजह से सोमवार के उनके सभी तय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। डॉक्टरों से सलाह के बाद पवार और उनके परिवार ने यह फैसला लिया है। अब प्रचार की पूरी कमान खुद सुप्रिया सुले और रोहित पवार के हाथों में होगी। युवा चेतना के प्रमुख ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। कहा है कि बिहार की जनता को तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन की नीतियों को भलीभांति जानती है। 4 जून को बिहार की जनता के मिजाज का अंदाजा तेजस्वी को सुबह 11 बजे ही पता चल जाएगा। रोहित ने आगे कहा कि जंगल राज के प्रणेता गाना और शायरी भूल जाएंगे। बिहार का नौजवान राजकुमार के खिलाफ है। सीएम नीतीश की फिर फिसली जुबान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर जुबान फिसल गया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1944 में इन लोगों ने गड़बड़ी की तो हम हट गए। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड के पोखरा भिंडा स्टेडियम में जनसभा करने पहुंचे। बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने कौन सा काम किया। वहीं नीतीश की जुबान फिसल गई और उन्होंने तेजस्वी का बिना नाम लेते हुए कहा कि हम तो 2 बार उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, अब जब गड़बड़ी किया तो हम हट गए 1944 में, बाद में 1995 में हम बीजेपी के साथ हो गए। ये लोग कोई काम के नहीं हैं। बीजेपी में शामिल हुए राम टहल, पार्टी से नाराज होकर थामा था कांग्रेस का हाथ। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हो गई है। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने राम टहल चौधरी को भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची से पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ और पूर्व सांसद महेश पोधार उपस्थित थे। पिछले माह राम टहल चौधरी ने पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, पर रांची संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने पर वे कांग्रेस आलाकमान से नाराज हो गए थे। राम टहल चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि वे कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उजियारपुर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। उजियारपुर में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह जमकर गरजे और कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं, उनके सभी साथी करप्शन में लिप्त हैं, वो खुद चारा चोरी कर जेल की हवा खा चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार के वंचितों, पिछड़ों और दलितों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जननायक भारत रत्न बनाने का काम किया है। रायबरेली और अमेठी की कमान प्रियंका गांधी के हाथों। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अब रायबरेली में भाई राहुल गांधी और अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली के कार्यक्रम की जानकारी पार्टी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगी। वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगी और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपका लोकसभा क्षेत्र आज तीसरे चरण में हो रहे लोकसभा सीटों में शामिल है? अगर हाँ, तो आप किस लोकसभा सीट से मतदान कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।